चलिए, द रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट is 5 ohm and at steam point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm is 5.23 ohm. Full stop. When the thermometer is inserted in a hot bath, when the thermometer is inserted in a hot bath, comma, the resistance of the platinum wire is the resistance of the the resistance of the platinum wire the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm is 5.795 ohm 5.795 ohm. ठीक है. Calculate the temperature of the bath. Calculate the temperature of the bath. The resistance of a platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point. Ice point का मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है. स्टीम पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, अब आप इसमें देखो, क्योंकि हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये मेरे को दे रखा है कि एट आइस पॉइंट. तो आइस पॉइंट यानी कि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर होता है, इनिशियल टेम्परेचर के लिए मैंने आर नॉट बोल देता हूँ, तो ये हो गया 5 ओम. स्टीम पॉइंट जो दे रखा है, स्टीम पॉइंट होता है 100, तो आर 100 = कितना हो गया, 5.23 ओम. इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा टी. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. एंड गिवन आर टी इज इक्वल टू 5.795 ओम. अब ये क्या चीज है, हमें कैसे पता कि आर टी की वैल्यू ही है. तो ये ऐसा है कि जैसे हॉट बाथ का मतलब ये है कि जैसे कि एक ट्रफ होता है ना, हॉट बाथ ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कोई बर्नर है और बर्नर के ऊपर हमने कोई डिश रखी हुई है, उसके अंदर पानी है. तो उस पानी की वजह से इसका पूरे का जो ये चाइना डिश है, इसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है, या जितना भी हो रखा है इसका टेम्परेचर. तो उसका टेम्परेचर मेरे को फाइंड आउट करना है, बस टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब वो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब वो बोल रहे हैं कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो बोल रहे हैं कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, जब इस हॉट बाथ के अंदर टेम्परेचर थर्मोमीटर को इंसर्ट करा गया, तो वो जो थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर रेसिस्टेंस बताता है.
नहीं समझे? जैसे हम थर्मामीटर देखते हैं जिससे हम अपना बुखार देखते हैं, तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, कि मरकरी कितना राइज कर गया। फिर उसके हिसाब से ही कन्वर्ट करके ही वो स्केल लगा रहता है वहां पर, डिग्री सेल्सियस का भी और फ़ारेनहाइट का भी। देखा होगा ना, ऊपर 32 33 ऐसे लिखा रहता है, नीचे 96 97 ऐसे लिखा रहता है। तो वो वहां पर हमें हाइट ऑफ मरकरी कॉलम से देखना पड़ता है टेम्परेचर। यहाँ क्या है? यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस से देखूंगा। तो प्लेटिनम वायर का रेसिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने बताया कि अगर हमने उस थर्मामीटर को इसके अंदर इंसर्ट करा, तो रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5.795। तो उस रेसिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर टी, 5.795। अब क्या करना है? अब यूजिंग दिस रिलेशन मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है। इस रिलेशन को यूज करते हुए टी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की भी वैल्यू आनी चाहिए, अल्फा भी नहीं पता मेरे को कितना है। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा। टी अपॉन टी नोट करो, देखो कैसे करोगे इसको। भाई आप ये देखिएगा कि जैसे मेरे को आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे आर टी है, हम ये कहेंगे कि आर 100 मान लेते हैं, तो एक तो आर टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो उस पर रेसिस्टेंस इतना है। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू 100। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ से क्या करा जा सकता है? आर 100 की वैल्यू कितनी है? 5.23 इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 5, वन प्लस 100 अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। क्यों? आप सोचोगे नहीं नहीं, पहले यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ और फिर उसके अंदर आर टी वाले रिलेशन में डालकर मैं टी की वैल्यू निकालूं, वो काम मत करो। आसान तरीका बताते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये तो हो गया। इसके लिए आप लिख दीजिए कि ये कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है? इसको लिख देना टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट। फिर हम ये कहेंगे कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन द बाथ, व्हेन द thermometer is inserted in the bath, तो तब हमारा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी। तो आर टी की वैल्यू कितनी? 5 पॉइंट कहाँ था, 795। 5.795 इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू 5 इंटू वन प्लस एल्फा इंटू टी। वन प्लस एल्फा इंटू टी। अब क्या करें? यहां से इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। दोबारा बोलो। वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप पहली इक्वेशन से निकालोगे तो ऐसे भी देख लीजिए। यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 100 अल्फा। 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू 5.23 अपॉन 5। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो डिवाइड करके कर लो। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, फिर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यहाँ लिख लीजिए इसी को, 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू 5.23 अपॉन 5। तो 100 अल्फा इज इक्वल टू 5.23 अपॉन 5 -1। अल्फा इज इक्वल टू 5.23 - 5 अपॉन 5। ये हो गया भाई, एलसीएम लेकर सॉल्व करा, और ये 100 है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.23 अपॉन 5 इंटू 100।
तो डिवाइड करिए, 0.54 द 20 और 23 माइनस 20 कितना हो गया 3, 3 0 30, 5 6 द 30, 0.46। तो अल्फा को बोल दीजिए 0.0046। समझ गए? ठीक। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, इसको सेकंड में डाल देंगे तो 5.795 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.0046 इंटू टी। ये हो गया, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। तो देखिएगा ये 5 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या इसको यहीं पर काट दीजिए। 5, 5 वन जा 5, पॉइंट आ गया। अगेन 5 वन जा 5, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 29। तो 5 5 जा 25, और 29 माइनस 25 4 हो गया, 4 5 45, 5 9 का 45, 1.159। तो 1 प्लस 0.0046 टी, क्या 1.16 लिख दो, कोई बात नहीं। 1 प्लस 0.0046 इंटू टी इज इक्वल टू 1.16, और 0.0046 टी इज इक्वल टू 1.16 माइनस 1। तो t इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 0.0046। अब देख लीजिए करके कितना आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है जी, डिवाइड करके देख लेना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो कर लेना आपने, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसके बाद, इसका ठीक है, अगला टॉपिक नोट करेंगे बेटा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। ठीक है, ये मिटा दूं क्वेश्चन। सर हाँ जी, एक बार आंसर नोट करने दो। बताओ, तुम बताओ, मैंने जानबूझकर लिखा नहीं है। डिगरा की आवाज थी क्या? नहीं सर, जो आपने स्टेप लिखे हैं ना हाँ वो हाँ, एक बार करने दो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। ये इतना लिख लिया था क्या? हाँ ये तो लिख लिया, ये ठीक है, इसका मैं था। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। चलिए जी, अगला टॉपिक आप लिखेंगे सर 0.347 है क्या आंसर? 0.347, यही है। चलिए जी, अगला देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें दो टॉपिक, ओमिक कंडक्टर्स। पहला लिखेंगे ओमिक कंडक्टर्स। दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। जो मेरा दिमाग कहता है कि हम ज्यादा, जैसा जो कल डिसीजन आया ना, उससे मेरा दिमाग ये कहता है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस किया जाए,
बाकी तो 8-10 दिन में देखिए वो बता ही देंगे। न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो लंबी कहानी वाले क्वेश्चन तो अब आएंगे नहीं। और डेफिनेशंस तो पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, ये कौन सी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ डायरेक्टली, जो रिलेशंस है ना, उन रिलेशंस में हमें ये देखना है कि कौन सा टर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ है। खैर देखते हैं किस तरीके से करना होगा। चलिए जी, ओमिक कंडक्टर्स जो हैं, ओमिक कंडक्टर्स में द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, the conductors which obey the conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors. The conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors. Are called ohmic conductors. For these conductors, the linear relationship, for these conductors, the linear relationship between the linear relationship between V and I holds good. Between V and I, that is, V is directly proportional to I, holds good. हाँ हाँ, 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर कहाँ था 10th में? कुछ नहीं। अच्छा वो, हाँ वो तो करा दिया था। हाँ हाँ मुझे याद है, उन्होंने तो मैग्नेटिक फील्ड भी करा दिया था 10th में, फ्लक्स भी करवाया था। हाँ याद आ गया मेरे को। वो एकांश को भी पता होगा, एकांश को सारी चीजें याद रहती हैं। ये एकांश, यस सर। भाई दर्शन कब होंगे? सर आ जाऊंगा, अभी 1-2 दिन में आ जाऊंगा। चलो ठीक है। ऑफिसर सिटी की आजकल खबरें आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, क्या नहीं खबर पढ़ा क्या? अरे तुमने भी गाड़ी में बैठकर रात गुजारी थी क्या? नहीं ऑफिसर सिटी का आया था कि सब लोगों ने, मतलब पेपर में आया बहुत बड़ा बड़ा कि वो रात में गाड़ी में लाइट नहीं आई पूरी रात। अच्छा हाँ सर, वो हाँ कुछ तो सब फॉल्ट हो लोगों ने गया गाड़ी था। ऑन करके एसी चलाकर बैठे और धरना वगैरह दिया लोगों ने वहां पे। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ? नहीं सर, हुआ था। हाँ वो, अब वो 1 में हुआ या 2 में हुआ ये मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन बहुत बड़ी खबर आई थी। जी टावर में हुआ था, ऑफिसर सिटी 1। अच्छा अच्छा, चलिए जी। 10 द, तो यहाँ पर ओमिक कंडक्टर्स में बस एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे ना ये बोलते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बोला है कि कोई भी रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है, वो ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, वी घटेगा तो आई भी घटेगा। तो उसके लिए सीधा सीधा ग्राफ है, उसको रटने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारा अगर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप v को बढ़ाते चले जाइए, यहाँ देखेंगे तो i की वैल्यू ये मिलेगी, थोड़ा और बड़ी वैल्यू ले लोगे v की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली i की वैल्यू भी बड़ी मिलेगी, वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी कोई दो टर्म्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करें, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ जाता है तुम्हें, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ जाता है तुम्हें। रुकिए रुकिए 1 मिनट। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में है द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे।
the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. Are called non-ohmic conductors. उसके बाद हम ये कहेंगे कि जैसे ना हमने ये बोला था कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस ना कांस्टेंट होता है, किसी भी डिवाइस का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। आप अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए वोल्टेज की, अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए करंट की, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। नॉन ओमिक में ऐसा नहीं होता, उनका रेसिस्टेंस चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लें इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि नॉन ओमिक में और इसमें एक अंतर तो ये हो गया कि वो ओम्स लॉ ओबे करता है। दूसरा अंतर ये हो गया, मतलब पहला अंतर तो ये हो गया वो ओबे करता है या नहीं करता। दूसरा जो है कि इसका रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, जबकि ओमिक कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट। द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स the resistance of such conductors is not constant even at a given temperature, even at a given temperature, comma, rather it is current dependent. Rather it is current dependent, करंट पर ये डिपेंड करेगा। तो हम ये कहेंगे there are a few non-ohmic situations there are a few non-ohmic situations। कुछ नॉन ओमिक सिचुएशंस होती हैं। क्या क्या भाई? वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या क्या हो सकता है नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में? चार पांच कंडीशन है, नोट करें। पहली कंडीशन है कि द स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। द स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ does not pass through the origin। The straight line VI graph does not pass through the origin। फर्स्ट इस तरीके का हो सकता है। सेकंड, VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। VI रिलेशनशिप is non-linear। थर्ड, VI relationship is non-linear। थर्ड है VI relationship depends on the sign of V। VI relationship पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। VI relationship depends on the sign of V depends on the sign of V, capital V, for the same absolute value of capital V, for the same absolute value of capital V। फोर्थ है
VI relationship is not unique. VI relationship is not unique. इसके देखिए अलग अलग तरीके की जो ये बिहेवियर है ना नॉन ओमिक कंडक्टर्स के, तो उनके अलग अलग एग्जांपल्स भी होंगे, वो भी बताएंगे। सबसे पहला देखिएगा, द स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। तो पहली चीज तो ये है, जब वो ओम्स लॉ ओबे ही नहीं कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कहाँ से। लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। पहली चीज तो ये है। ओरिजिन से पास ना होने का मतलब क्या है कि अगर मैं वोल्टेज को जीरो कर दूंगा तो करंट जीरो नहीं होगा, अगर मैं करंट को जीरो कर दूंगा तो वोल्टेज जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन भी रहा है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो मैं तभी समझ जाऊंगा कि अगर ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी बताता हूँ एग्जाम्पल भी, तीन चार एग्जांपल्स भी हैं, उन डिवाइसेस के नाम भी बताते हैं। सेकंड है VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो थर्ड है VI रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं पोटेंशियल मेरा 5 वोल्ट है, ठीक है, तो 5 वोल्ट या तो प्लस का 5 वोल्ट हो सकता है या माइनस का 5 वोल्ट हो सकता है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी की बात करी जा रही है। तो अगर वो +5 वोल्ट है तो VI रिलेशनशिप उसके साइन पर डिपेंड करती है कि +5 वोल्ट है तो वैल्यू कुछ और होगी करंट की, -5 है तो वैल्यू कुछ और होगी करंट की। ठीक, फोर्थ है VI रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या है कि सेम वोल्टेज पर करंट की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं मेरे को। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक सेम वैल्यू मिलना, लेकिन नॉट यूनिक का मतलब क्या है कि मैंने वोल्टेज मान लो 2 वोल्ट ले लिया, तो उस पर मुझे करंट की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं। चलिए जी, अब एग्जाम्पल नोट करेंगे। नोट करिएगा एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। पहला लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या हो सकता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या आपका कॉपर हो गया। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हाँ, नहीं आया समझ, आवाज नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली तो कोई और भी करता ही नहीं है, तो ज्यादातर यही यूज होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखिएगा कि यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर नॉन ओमिक बिहेवियर किस तरह से शो करता है, और आपको सभी के केस में मैं जितने एग्जांपल बनाऊंगा उसमें आपको ग्राफ बता देना है बस। तो ग्राफ बनाइए आप कि हमने यहाँ पर y एक्सिस पर v लिया है और x एक्सिस पर I लिया है, इधर ओरिजिन है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब करंट और वोल्टेज की छोटी वैल्यूज पर तब तो ये ओम्स लॉ ओबे करेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, तो अगर इसको ओम्स लॉ ओबे करना होता तब तो ये स्ट्रेट जाता, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बेटा नॉन ओमिक बिहेवियर। मतलब जो छोटी वैल्यूज होंगी करंट की और वोल्टेज की, वहां तक तो ये बिहेव करेगा कायदे से,
ओम्स लॉ ओबे करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही करंट की और वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लगेगा। ऐसा केस होता है मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी ये वाली हो गई कि वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। वी आई रिलेशनशिप आपकी लीनियर नहीं रही, लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन होता, मुड़ गया ना वो, तो नॉन लीनियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर, ये वोल्टामीटर है, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज भी मेजर करेगा और करंट भी मेजर करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर, एमीटर क्या करता है, करंट मेजर। वोल्टामीटर क्या है, ये सेम डिवाइस जो दोनों चीजें मेजर करती है। वाटर का मतलब क्या है, ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर यूज होता है। जैसे कि हम बैटरी की बात करते हैं ना, तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई ना कोई एसिड होता है। ठीक, एसिड डाला जाता है ना बैटरी के अंदर, H2SO4 यूज होता है। ठीक, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट एसिड है, तो वाटर वोल्टामीटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो वाटर होता है। और ज्यादा इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसका बिहेवियर देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन कैसा होता है इस डिवाइस में। तो वो देखिएगा, वोल्टेज को रखा जाता है जनरली एक्स एक्सिस पर, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इधर वी और यहाँ पर इधर आई रखा है, ताकि ये ऐसे इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ता है इसको ग्राफ को। जनरली एक्स एक्सिस पर रखा जाता है, यहाँ पर उल्टा बनाया है पहले केस में। वैसे कहीं भी रख सकते हो, पर जनरली आप उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं। अगले वाले में एक्स पर रख लो, तो ये वी हो गया, और ये आई हो गया। इसको बोल दीजिए वी नॉट। तो रिलेशनशिप तो लीनियर है, रिलेशनशिप तो लीनियर है, लेकिन क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, यानी कि ये पहली वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है। ठीक, तो ये चार अलग अलग तरीके के बिहेवियर हैं, तो मैं चार ही अलग अलग तरीके के एग्जांपल भी देखूंगा। वी नॉट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक्स एक्सिस से जुड़ गया, एक्स एक्सिस पर आकर टच कर गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट तो जीरो हो गया, लेकिन करंट जीरो करने पर वोल्टेज जीरो हो जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एज पर ओम्स लॉ, लेकिन ये तो ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं करता। तो ये एग्जांपल है वाटर वोल्टामीटर का। ठीक है, अगला देखते हैं कि एग्जांपल, जो हम लोग घरों में टीवी देखते हैं या आजकल जो ट्यूबलाइट जलती है, जैसे ट्यूबलाइट है, ये एलईडी लाइट बोलते हैं इसको। तो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, एक ऐसे डायोड जो लाइट एमिट करते हैं। तो वो जो डायोड है वो आपको पढ़ना है, सेकंड टर्म में पढ़ोगे आप लोग, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड पॉजिटिव टाइप का। यार तुम्हें ना आधा आधा ध्यान आता है, रुक जाओ अभी, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। करंट एक ही जगह रखता है मतलब, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग होती है दो तरीके की, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो फॉरवर्ड बायसिंग में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रखेगा, अगर रिवर्स बायसिंग है तो उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रखेगा। हाँ, अगर मैं किसी एक बायसिंग की बात करूंगा तो एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, मतलब मेरा डायरेक्ट करंट आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग डिटेल में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे अभी उसमें, क्योंकि अभी तक जो है ना, अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की बात ही नहीं करी। मैं डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि टाइम पर डिपेंड करता है, तो वहां पर हमारा डिफरेंशिएशन भी यूज होगा कि टाइम के साथ जब वैल्यू चेंज होती है करंट की, तो उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, जब टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज होती है, तो वो चीज बाद में करेंगे। फिलहाल थर्ड एग्जांपल देखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में भी वी और आई के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे।
तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वी आई रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वी की कुछ वैल्यू है, मान लीजिए -4 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, -4 वोल्ट, और सेम इतने ही डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लूँ +4 वोल्ट। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर तो ये आप एक तरह से देखेंगे कि बहुत धीरे 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 करंट की वैल्यू बहुत धीरे धीरे नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर वोल्टेज लूंगा तो करंट की वैल्यू ये है, यहाँ पर लूंगा तो करंट की वैल्यू ये है, यहाँ पर लूंगा तो करंट की वैल्यू ये है। मतलब करंट धीरे 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 नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में करंट के बढ़ने का मतलब ये होता है कि करंट की डायरेक्शन उल्टी है। करंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी। जैसे हम वेलोसिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, तो वहां से यहाँ आने वाली वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं होती, मैग्नीट्यूड लिया जाता है उसका हमेशा। वही चीज करंट के साथ है और वही चीज वोल्टेज के साथ है कि अगर एक डायरेक्शन में वोल्टेज ली जाए तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 वोल्ट हो गई, इधर भी 4 वोल्ट है, बस डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है उसका। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अलग है, वीआई रिलेशनशिप, और यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो स्ट्रेट लाइन में भी चीजें ग्रो होती हैं, लेकिन अगर कर्व्ड कर दिया जाता है ऐसा तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक। तो आप ये देखेंगे कि ये तीसरे वाले का एग्जांपल है कि सेम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वोल्टेज की देखेंगे तो इधर तो रिलेशन बहुत तेजी से ऐसा ग्रोथ हो रहा है कि करंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ करंट धीरे 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 बढ़ रहा है। एक्चुअली नेगेटिव में भी हम ये कहेंगे कि वो बढ़ रहा है, बस डायरेक्शन उसका उल्टा है, नेगेटिव में बढ़ना। ठीक है, समझ गए? हाँ। चलिए इसके बाद में आप देखेंगे इसका फोर्थ एग्जाम्पल होता है बेटा थायरिस्टर बोलते हैं इसको। थायरिस्टर, थायरिस्टर यूज करा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट करने के लिए। ये जनरली गीजर्स वगैरह भी यूज करते हैं थायरिस्टर। और आप ये जो मैं ग्राफ्स बता रहा हूँ आप देखेंगे, अगर पिछले साल के पेपर्स आप उठाकर देखेंगे तो उनमें क्या होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें 1 2 3 और 4 ऐसे ग्राफ आ जाएंगे बने हुए, और वो आपसे ये कहेंगे कि इसमें आप रिलेशनशिप बताइए, वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप क्या है। तो इसलिए ये 4 पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। ये 4 तरीके के नॉन ओमिक सिचुएशंस होती हैं, नॉन ओमिक बिहेवियर्स होते हैं जो नॉन ओमिक कंडक्टर शो करते हैं। ठीक है। ओमिक ओमिक का तो सीधा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ओमिक के केस में तो आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, वो 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये 4 ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, चौथा बनाता हूं मैं। अब कौन सा रह गया, वी आई रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक, यानी कि वोल्टेज के लिए करंट की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है सेम वोल्टेज की वैल्यू के लिए। ठीक, देखते हैं। ये हो गया। तो ये इसका फोर्थ वाले का एग्जांपल है कि वी आई रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक। कैसे, आप ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की कोई वैल्यू ले लूं, तो सेम वोल्टेज पर अगर मान लीजिए मैं इसको वी डैश बोल देता हूँ, सेम वोल्टेज पर करंट की वैल्यू I1 भी आ रही है और सेम इसी वोल्टेज पर करंट की दूसरी वैल्यू भी आ रही है जिसको हम I2 बोल देंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वी आई, नहीं थायरिस्टर का स्टैंडर्ड ग्राफ है, मतलब ये चारों ग्राफ स्टैंडर्ड है। हाँ, वी आई रिलेशन इज नॉट यूनिक। नहीं, यूनिकनेस अगर शो नहीं करनी है तो ग्राफ कैसा भी हम बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये चार जो हैं, जो डिवाइस बताया ना जैसे थायरिस्टर, तो इसका ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, यही रहेगा। ऐसे ही पीएन जंक्शन डायोड का यही स्टैंडर्ड ग्राफ रहेगा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आई थिंक 12 या 13 है, उसमें करेंगे।
12 या 13, ये सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जिसमें हमको ये पढ़ना है कि सिलिकॉन का यूज क्या है, सिलिकॉन वैली जो है ना, तो वहाँ पर क्या है ऐसा कि क्या चलता है वहाँ पर, काम क्या चलता है। ऐसा क्या है कि सब सिलिकॉन के पीछे ही लगे रहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बनना है तो वो सिलिकॉन से ही बनना है या फिर जर्मेनियम से ही बनना है। ठीक है, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ाते ही जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और टेम्परेचर कम करते ही वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है सिलिकॉन। और जर्मेनियम भी होता है, लेकिन सिलिकॉन को क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही वो काम करना शुरू कर देता है, और जर्मेनियम करता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप आता है, वो गैप ही उसको बहुत अच्छा बना देता है कि उसको कम एनर्जी चाहिए और जर्मेनियम को ज्यादा एनर्जी चाहिए। फाइबर केबल्स जो हैं सिलिकॉन से नहीं बनती फाइबर केबल्स। शॉर्टेज तो चलेगी, शॉर्टेज तो चलेगी, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है इसकी, और आर्टिफिशियल सिलिका से सिलिकॉन बनाया जा रहा है। क्या? हाँ, मैं उसका ना शब्द एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बनता किस चीज से है। चलिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट आप नोट करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। अभी टाइम है, ठीक है, बस एक डेफिनेशन बताऊंगा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी नोट करें, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स the phenomena of complete loss of resistivity by certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature when they are cooled below when they are cooled below a certain temperature when they are cooled below a certain temperature cooled below a certain temperature is called superconductivity. Is called superconductivity. हमने ये देखा था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पर उनकी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी घट जाएगी। तो एक टेम्परेचर कुछ ऐसा पहुंचा दें हम, उसका घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं, और हम एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाएं कि उसकी रेसिस्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। अगर किसी की रेसिस्टिविटी खत्म हो गई, यानी कि वो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करेगा ही नहीं, रेसिस्ट मतलब रोकेगा ही नहीं। जब वो रोकेगा ही नहीं तो वो 100% कंडक्शन कर डालेगा, जितना मैं उसको करंट दूंगा वो पूरा का पूरा आगे डिलीवर कर देगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इतना करिए, आगे करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोबारा बोलो। ऑनलाइन नहीं, मुझे तो लग रहा है उसमें भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के ही चांसेस ज्यादा है वर्चुअल मोड के, लेकिन नहीं, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है इफ द सिचुएशन फोर्सेस, उसमें लिखा हुआ है इफ द सिचुएशन फोर्सेस।
हो सकता है। अब वो देखेंगे कि किस तरीके से करना है, पर पहले से ही अब इस बार ना, पिछली बार क्या हुआ कि कैंसिल करने पड़ गया एग्जाम, तो इस बार ऐसा ना करना पड़े, इस वजह से ये चीज करी जा रही है कि पूरे साल की मेहनत ना खराब हो जाए। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? ऐश्वर्या, आर्यन, एकांश, Yes, कनिष्का, sir.